आरुषि और सुरुचि जुड़वा बहनें थी, एक साथ पली बड़ी थी। जहां आरुषि ने खुद को आजाद कर अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत दिखाई, वहीं सुरुचि पर लोक लाज का बोझ परिवार ने लाद दिया। कैसे आरुषि ने सुरुचि को इस जकड़न से निकाला। जिंदगी में हर कहानी के समानांतर एक कहानी चलती है, जिसका लेखक उसी कहानी से जुड़ा मुख्य किरदार स्वयं होता है। उसी के व्यवहार और क्रियाकलाप के अनुसार कहानी अपने रंग बदलती है। इन दोनों कहानियों के इर्द गिर्द ढेरों किरदार अपनी अपनी भूमिका जीवंत करने में जुटे रहते हैं। उन किरदारों का व्यवहार और नजरिया समानांतर चल रहे उन दोनों कथानकों के मुख्य किरदार के प्रति मौके और मतलब के अनुसार बदलते रहते हैं। अपने इर्द गिर्द चल रहे उन किरदारों के बदलते रवैयों को आरुषि और सुरुचि मौसी की जिंदगी ने बखूबी समझा। ये दोनों मम्मी की सहेलियां थीं। जुड़वा बहनें जमींदार परिवार की आन बान मानी जाती हैं। बेटियां क्योंकि शान माने जाने का अधिकार तो बेटों का ही पास है। मम्मी अक्सर उनकी चर्चा किया करती थी। आरुषि के परिवार में बेटियों की शादी में पैसे सोने चांदी के अलावा ढेरों गाय बैल भैंस घोड़े देने की परंपरा सालों से चली आ रही थी। उनके घर में बेटियों पर दिल खोलकर खर्च किया जाता था। सिवा उनकी पढ़ाई के आरुषि की शादी तय हो चुकी थी। मेहमान आ चुके थे। सारा घर मेहमानों से भरा था। शादी के 2 दिनों पहले काफी देर होने पर जब आरुषि ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसकी छोटी चाची ने जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए खुल गया। भीतर जाने पर पता चला कि आरुषि कमरे में नहीं है। यह खबर पूरे घर में बिजली की भांति कौंध गई। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि आरुषि के पिता रघुवीर चाचा के एक दोस्त कनक बाबू का बेटा हेमांग भी गायब है। वे लोग बोकारो से इस शादी में शामिल होने आए थे। इसी गांव के थे और रघुवीर चाचा से उनकी पुरानी दोस्ती थी। सालों पहले उनका परिवार बोकारो में बस गया था, लेकिन संबंध अभी भी उसी तरह कायम था। इन लोगों का 1-2 साल में आना जाना और मिलना हो जाता था। जब भी वे लोग गांव आते थे तो रघुवीर चाचा के घर पर ही रुकते थे, क्योंकि उनका अपना पुश्तैनी घर सालों से बंद था। इतने भरे पूरे परिवार में कभी किसी को यह शक नहीं हुआ कि आरुषि का हेमांग से कोई संबंध है। अगर दोनों बच्चों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई होती तो शायद वे अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार भी हो जाते, लेकिन उस वक्त कोई माता पिता बच्चों को इतना हक देते कहाँ थे कि वे अपनी पसंद और शादी की बात उनसे कर सके। आरुषि के पिता दबंग किस्म के इंसान थे। उनकी सोच में घर की औरतें पैरों में पहने जाने वाली खूबसूरत मोजरी के समान हुआ करती हैं। उन तक आरुषि के गायब होने की खबर पहुंचते ही वे सीधे आंगन में आ गए और बिना कुछ बोले चाची को कमरे में ले गए। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से तब तक चीखने की आवाजें आती रहीं जब तक वे पीटते हुए थक नहीं गए। पति के सामने हमेशा चुप रहने वाली चाची भी आज रोते हुए चिल्ला रही थी, मार डालो, कम से कम आज मेरी एक बेटी तो इस कैद से आजाद हो गई, नहीं तो 2 दिनों बाद तुम्हारी ही तरह किसी और भेड़िए के हाथों से कठपुतली बनकर रह जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और चाचा दंदनाते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद आरुषि के छोटे चाचा ने आकर घर के मालिक का फरमान सुनाया, आरुषि की जगह अब सुरुचि की शादी की तैयारी शुरू करो। सुरुचि शादी के लिए तैयार थी या नहीं किसी ने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा। अकेले में चाची ने उसे जाकर समझाया, बेटा मेरी जिंदगी तो बीत गई, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी बस तुम इस घर से चली जाओ। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी, अपने फैसले अगर खुद ले सको तो जरूर लेना। अपनी खुशियां हासिल करने का हक हर किसी को है। मेरी तरह घुटन में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। सुरुचि उस घर की छोटी दुल्हन और मधुर की पत्नी के रूप में ससुराल पहुंच गई। विदाई के अगले ही दिन
एक सुसाइड नोट लिखकर सुरुचि की मां ने फांसी लगा ली। मैं अब तक अपने पति की ज्यादती बर्दाश्त करती रही, बिना रीढ़ की हड्डी वाली अपनी जिंदगी व्यतीत करती रही, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बेटियां अब इस घर से चली गई हैं। अब मैं अपनी वजूदहीन जिंदगी के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार न माना जाए। बिना पुलिस को इसकी खबर किए आनन फानन चाची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर आरुषि कनक बाबू के बेटे हेमांग के साथ बोकारो न जाकर कहीं और चली गई। हेमांग के परिवार वालों ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर वे लोग भी शांत बैठ गए। करीब 10 वर्षों बाद हेमांग और आरुषि अचानक से बोकारो आए, साथ में अपने 9 साल के जुड़वा बच्चों हृदयांश और हिमांगु को लेकर। परिवार वालों ने हेमांग और आरुषि को कुछ यूं अपनाया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पता चला कि वे दोनों घर छोड़ने के बाद सीधे बड़ौदा गए, जहां कुछ ही दिनों हेमांग अपने एक दोस्त के घर पर ठहरा। उसी की मदद से एक प्राइवेट फार्म में नौकरी की शुरुआत की और कुछ दिन बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। 2 साल बाद हेमांग ने अपने अनुभव के आधार पर केमिकल लाइन में अपनी नई शुरुआत की। मेहनत और लगन के योगदान से काम अच्छा चला और दोनों को समय ने मनचाही खुशियां दी। पूरी तरह स्थापित होने के बाद अब उन दोनों ने घर वालों से मिलने का यह प्रोग्राम बनाया था। कहते हैं सफलता और पैसा गुनाहों पर भी पर्दा डालने में सफल होता है। फिर ये दोनों तो बस अपनी खुशियां तलाशने निकले थे और साथ लेकर आए थे रिश्तेदारों के लिए ढेर सारी उम्मीदें। इनकी अच्छी खासी संपत्ति के माध्यम से उनकी चाहत पूरी हो सकती थी। हेमांग के परिवार वाले आरुषि, हृदयांश और हिमांगी को लेकर रघुवीर चाचा के घर पहुँचे। कुछ देर की चुप्पी के बाद चाचा बोले, अब तो जो होना था हो चुका। अब पहले की तरह सामान्य होकर तुम लोग अपना जीवन जियो। आंसू भरी आंखों से बस इतना ही बोल पाई आरुषि। सब कुछ पहले की तरह सामान्य कैसे? क्या माँ अब वापस आ पाएगी? या कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। हेमांग ने उसे थाम लिया और आरुषि फूट फूट कर रो पड़ी। सुरुचि भी अपने हिस्से की जिंदगी को सहेजने की चाहत में उसे काटे जा रही थी। ससुराल आने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसका पति मधुर अपनी विधवा भाभी के प्रेम में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसे प्रेम कहना भी प्रेम का अपमान होगा, क्योंकि अगर प्रेम होता तो मधुर ने उनके संग शादी की हिम्मत दिखाई होती। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने बारात लेकर ना जाता। शुरू में सुरुचि अपने अंदर की उम्मीदों को सिंचित करती रही। उसे लगता था कि वह अपने व्यवहार से मधुर को सही रास्ते पर ले आएगी। जब तक सास ससुर जिंदा थे, मधुर भाभी के कमरे में मौका देखकर जाता था। थोड़ा लिहाज बाकी था उसमें। माता पिता को सब जानकारी थी, पर हर माँ बाप की तरह वे भी किसी और की बेटी को, अपने बिगड़ैल बेटे को सुधारने का मोह संवारण नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक लड़की की जिंदगी नरक में ढकेलने के गुनाह की भरपाई की चाहत में अपनी आधी संपत्ति अपने उस बहू के नाम पर कर दी, जिसने कभी पति का सुख पाया ही नहीं। मायके वाले तो शादी करके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान बैठे थे। एक बार मायके जाने पर सुरुचि के उतरे चेहरे को देखकर उसकी चाची ने उसके दाम्पत्य जीवन की खोजबीन की थी। जब सुरुचि ने उन्हें हकीकत बताई तो उन्होंने एक संस्कारी महिला की तरह नसीहत दे डाली कि लड़की की डोली ससुराल से जाती है और अर्थी ही वहां से बाहर निकलती है। उसके बाद नियति मानकर सुरुचि अपनी जिंदगी काटती जा रही थी। माता पिता के निधन के बाद मधुर ने अपनी बची खुची लोकलाज भी बेच खाई। अब वह दिन में भी भाभी वंदना के कमरे में जाने लगा था। सुरुचि की हैसियत अब उस घर की बस एक नौकरानी के समान रह गई थी। अपने मायके वालों से मिलने के बाद आरुषि अपनी जुड़वा छोटी बहन से मिलने उसकी ससुराल आई। जिस वक्त वो वहां पहुंची
मधुर घर पर नहीं था। सुरुचि के उतरे चेहरे को देखकर जब उसने उससे पूछा तो सुरुचि ने उसे सारी आप बीती बयां कर दी। तुम इतने सालों से इस नरक में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो? पापा ने तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी इस गंध के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। जब तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो किसी और से उम्मीद कैसे कर सकती हो? चलो मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, यहाँ जो जमीन तुम्हारे नाम की गई है उसे किसी को सौंपने का ख्याल भी मत लाना। उस पर तुम्हारे सास ससुर ने बस तुम्हारा हक सौंपा है। आरुषि की बातों से हेमांग के चेहरे पर सहमति के भाव परिलक्षित हो रहे थे। मधुर बाहर से आकर सीधे अपनी भाभी वंदना के कमरे में गया। वहां उसे पता चला कि सुरुचि की बहन आई हुई है। आरुषि ने सुरुचि से उसके बैग संभालने को कहकर उससे अपने साथ चलने को कहा। वे लोग निकलने ही वाले थे कि सामने से मधुर आता हुआ दिखा। बेशर्म की तरह दांत निपोरते हुए बोला, जितना ज़्यादा दिन हो सके अपनी इस बहन के साथ ही रहना। कुछ दिन मैं भी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकूंगा। और हाँ साली साहिबा, मेरा समय अच्छा था कि आप शादी के पहले ही साड़ू जी के साथ भाग गई। थोड़ी बहुत ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ उसका मज़ा किरकिरा हो जाता, क्योंकि आपकी खूबसूरती देखकर मैं खुद को दो नावों में सवार होने से नहीं रोक पाता। और मैं एक साथ दो नावों पर पैर रखकर गिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हेमांग गुस्से में मुट्ठी भींचकर मधुर की तरफ बढ़ा, मगर आरुषि ने उसके हाथ पकड़ लिए और जाते जाते यह कहकर गई, सुरुचि अब तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह आज़ाद कर देगी। जाकर तलाक के कागजात भिजवाती हूँ। बस उस संपत्ति की उम्मीद मत करना जो तुम्हारे पेरेंट्स ने सुरुचि के नाम की है। समय अपनी निर्बाध गति से बढ़ता रहा। सुरुचि और मधुर का तलाक हो गया। कुछ वर्षों बाद ही हेमांग के एक विधुर दोस्त धवल ने सुरुचि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। धवल एक सुलझा हुआ इंसान था। सुरुचि ने इस शादी के लिए हामी भर दी और अपनी बची जिंदगी के लिए खुशियों के कुछ कतरे सहेजने में जुट गई। 2 साल बाद बेटी आन्या ने उनकी जिंदगी में आकर उसे और भी खूबसूरत बना दिया। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए। हृदयांश और हिमांगी ने हेमांग के बिजनेस को अपना सहयोग देते हुए उसे और बढ़ाया। दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पसंद का जीवन साथी चुना और कुछ समय बाद अपना अपना घर लेकर एक ही शहर में रिश्ते की मिठास को सहेजे खुशहाल जिंदगी का आनंद लेने लगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, करवट लेना उसका स्वभाव है। 2020 में पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप फैला, लॉकडाउन लगा। तमाम बंदिशों के बीच पता नहीं कैसे हेमांग, आरुषि और उनके 2 नौकर कोविड पॉजिटिव पाए गए। क्वारंटाइन और फिर हॉस्पिटल के तमाम इंतजामों के बावजूद हेमांग को बचाया नहीं जा सका। दोनों बच्चों और सुरुचि के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी जिंदगी को सहेजने वाला हेमांग रूपी एक खंभा धराशायी हो चुका था और दूसरा खंभा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। आरुषि की हालत के मद्देनजर डॉक्टर ने उसे हेमांग के बारे में बताने को मना किया था। बार बार वह हेमांग की हालत के बारे में पूछती, कैसे हैं हेमांग, ठीक हैं, सुधार हो रहा है कहकर उसकी बात को टाल दिया जाता। ऐसा कहते वक्त परिवार का वह सदस्य किस मानसिक जद्दोजहद को झेल रहा होता, इसका सही से शाब्दिक बयान कर पाना किसी के वश में नहीं। आरुषि कहती, हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों नहीं रखवा देते। जवाब मिलता, डॉक्टर ने कहा है कि 2 बीमार एक कमरे में नहीं रह सकते। अपनी जंग में आरुषि भी वेंटिलेटर पर आ गई। 5 दिन वह वेंटिलेटर पर रही। इन्फेक्शन लीवर तक पहुंच गया था। आखिरकार एक और जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। हेमांग को गुजरे 11 दिन हो चुके थे। अगले दिन उनकी 12वीं थी। देर रात आरुषि की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और सुबह 4 बजे उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, बिना यह जाने कि अब उसका सुहाग भी इस दुनिया में नहीं है। आरुषि के चले जाने से
हेमांग की 12वीं भी उस दिन नहीं हो पाई। उन दोनों की 12वीं की रस्म आरुषि के जाने के 12 दिनों बाद एक साथ ही की गई। कहते हैं रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, पर इन दोनों ने अपना रिश्ता खुद बनाया। सामाजिक नियमों और परंपराओं के परे जाकर अपनी हिम्मत और कर्मों से निर्धारित किया। इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने पीछे छोड़ गए। अपने बच्चों के लिए गहरा दर्द और सामाजिक वसूलों व संस्कारों की दुहाई देने वाले लोगों के लिए ये वाक्य हेमांग और आरुषि एक दूसरे के लिए ही बने थे। हेमांग के बिना आरुषि जिंदा नहीं रह पाती, उसके जाने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए हेमांग अपने साथ आरुषि को भी ले गए। साथ साथ जिंदगी जीने के बाद इन दोनों ने अपनी मौत भी ऊपर वाले से एक साथ ही मांग ली थी। जो लोग इनके घर छोड़कर जाने से नाराज थे, उन लोगों के लिए इनका प्रेम अब एक मिसाल बन चुका था, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक दूसरे के ही बनकर रहेंगे। यह प्रेम लोगों के लिए एक शाब्दिक मिसाल बन चुका था, जो कुछ समय बाद उनकी सोच में सामान्य हो जाएगा। लेकिन इनके अपने बच्चों और सुरुचि के परिवार पर इनके जाने का सचमुच फर्क पड़ा था, और बहुत फर्क पड़ा था, जिससे उभरने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। समानांतर चलती दोनों कहानियाँ अपना अपना समय लेकर आई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।